तो मैं बुक्स भी दूंगा भी इसके ऊपर, जिनके पास बुक्स नहीं है अभी आ जाएंगी, शायद मंडे तक आ जाए बुक्स, आई गिव द बुक्स दैट तो बाहर है उनको मैं कुरियर करूंगा बुक को, बट जस्ट फॉर द बेटर एप्रिसिएशन, उसकी कोऑर्डिनेशन अच्छे से बनाने के लिए यू मस्ट कीप डायरेक्ट रेडी अवेलेबल ऑलवेज विथ यू। अपने पास चाहे पढ़ना हो चाहे नहीं पढ़ना हो, आप क्लास में डायरेक्ट रखेंगे, है ना। इस वक्त आप देखते हो ना कोर्ट में भी जजेज के पास चाहे एक्ट की जरूरत हो या ना हो, सारे एक्ट्स पड़े रहते हैं उनके पास, सारे एक्ट। और द सेम थिंग इज बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एडवोकेट्स एज वेल, जो भी कंसर्न वेयर एक्ट्स हैं उनके पास अवेलेबल हो। सो यू मस्ट कीप द हैबिट ऑफ कीपिंग द बेयर एक्ट, क्योंकि मैं जब सीपीसी करूंगा अभी तो कभी बेयर एक्ट रेफर करूंगा और कभी बुक्स को रेफर करूंगा, दोनों चीज, बोथ ऑफ द थिंग्स आई रेफर दैट। और जो जजमेंट्स जो हम रेफर करेंगे वो करंट जजमेंट ज़्यादा रेफर करेंगे, जो आज चल रही है, जो कल आ रही है, वो सारे जजमेंट्स को हम रेफर करते चलेंगे, बिल्कुल मतलब करंट अपडेटेड जो स्टडी हो रही है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। चलिए, तो सीपीसी के ऊपर है। और द लास्ट थिंग इज दैट आई डिड एक्सप्लेन यू what it called to the cross decree. I told you that तो क्रॉस डिक्री मीन्स सिंपल, द पॉइंट इज दैट कि दो पार्टी अगर केस के हैं तो दोनों के पास एक दूसरे के अगेंस्ट वो डिक्री है, तो क्या दोनों के पास अगर कोई रिकवरी अमाउंट की डिक्री है तो क्या वो डिक्री आपस में सेट ऑफ हो सकती है? आंसर कहा यस, इट कैन बी सेट ऑफ दैट दिस इज द पॉइंट कॉल्ड ये क्रॉस डिक्री, जिसको हमने पढ़ लिया था, क्रॉस डिक्री को प्रॉपर्ली देख लिया था। नाउ दैट वाज, लेकिन क्रॉस डिक्री के लिए कुछ कंडीशन है जो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मींस इफ यू वांट टू गेट इट बी सेट ऑफ, then there are certain basic condition which you supposed to satisfy. So let us see what's the basic condition which we have got that the first thing that so the cross decree must be for the payment of two sums of money, two different sums of money. That was means A has to pay something to B and B has to pay something to A, then we can say that yes, this is the cross decree. And और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वो दोनों डिक्री दोनों अलग अलग पार्टी सेपरेट सूट में ऑब्टेन की हो। फॉर एग्जांपल एक सूट चल रही है ए वर्सेस बी कहीं कोर्ट में, तो वहाँ एक डिक्री मिल रही है, दूसरी सूट कहीं दूसरे कोर्ट में चल रही हो ए वर्सेस बी या बी वर्सेस ए, तो वहाँ पे वो डिक्री मिल रही हो। तो यहाँ पे देयर मस्ट बी हैव बीन ऑब्टेन्ड इन द सेपरेट सूट दैट और two things are there very important. There are two kinds of decree, one may be executable and the other is not executable. Executable का मतलब होता है डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, तो डिक्री मस्ट बी एग्जीक्यूटेबल, दोनों डिक्री एग्जीक्यूटेबल डिक्री हो, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एंड डिक्री होल्डर इन वन सूट इन विच डिक्री हैव बीन पास्ड शुड बी जजमेंट डेटेड, और in each fails the same character is file the same character of the both suits that and both decree must before the executing court executions applications would have been made for the executions of the both of them. So last thing is very relevant, it says that whenever the decree, तो डिक्री के लिए डिक्री की एग्जीक्यूशंस भी आपको फाइल करनी पड़ती है। अगर आपने डिक्री के एग्जीक्यूशंस नहीं फाइल किए हैं तो वैसे सर्कमस्टेंस में आप फिर सेट ऑफ क्लेम नहीं कर पाएंगे। जैसे एक का एग्जीक्यूशंस आपने फाइल किया हुआ है, दूसरी की एग्जीक्यूशंस फाइल नहीं की हुई है, तो वैसे सर्कमस्टेंस में सेट ऑफ क्लेम नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कौन सा पॉइंट? बोथ द डिक्री मस्ट बी बिफोर द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट फॉर क्या
हाँ पहले क्लास में बता दो सबको। ई क्लॉज, ई या बी? डी। अच्छा आ जाओ। वॉशरूम में कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंस्ट्रक्शन का वॉशरूम का यूज करा दिया। हमारे ऑफिस दूसरा वाला है नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक और वॉशरूम बना रहे हैं, सेपरेट वॉशरूम फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, हम इस तरह से डेवलप कर रहे हैं। तो अभी वो उस वॉशरूम को बंद करेगा, उसमें तोड़ करेगा, बंद करेगा। सो क्लास को सोचा था कैंसिल कर दे या ऑनलाइन कर दे आज के लिए, बट नहीं किया क्योंकि पेपर्स भी हैं कई बच्चों के आर्टिस्ट वगैरह के, तो नहीं किया बंद। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि अगर रिक्वायरमेंट हो तो उस ऑफिस वाले वॉशरूम को यूज़ कर लेना, वहाँ जो थोड़ा इनकन्वीनियंट होगी, लेकिन बट वहाँ वाले को यूज़ कर लेना। नहीं करने दो, धीरे कर लेंगे, धीरे कर लेंगे। ठीक है, हाँ आओ। अब देखो डी वाला पॉइंट आपने कहा ना, इसको बेसिकली थोड़ा कम बताया क्योंकि इसको सेट ऑफ में ज़्यादा अच्छा से बताते हैं। इसमें देखो सेम कैरेक्टर ऑफ सूट होने चाहिए, सूट के कैरेक्टर जो है वो सेम होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो एक सूट है, सूट 1 है, और एक क्या है, सूट 2 है। अब सूट 1 ए प्लस बी के बीच में है और ये भी ए प्लस बी के बीच में है। इसमें ए डिग्री होल्डर है और इसमें बी डिग्री होल्डर है। इसमें बी जजमेंट डेटर है, इसमें ए जजमेंट डेटर है। चलो इसके पास 5000 रुपीज की डिग्री है, इसके पास 3000 की डिग्री है। क्या ये डिग्री आपस में सेट ऑफ हो सकती है? तो यहां पे एक पॉइंट है कि सूट अगर सेम कैरेक्टर का हो ना तो सेट ऑफ होगा। सेम कैरेक्टर का मतलब क्या है कि अगर आप यहां पर आपका रिलेशन सेलर और बायर का है और यहां पे आपका रिलेशन जो है कुछ और है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लोन दे रखा था, सिर्फ सेलर बायर का रिलेशन ही था, समथिंग लाइक डिफरेंट या हस्बैंड वाइफ है, मेंटेनेंस का रिकवरी था, वो मेंटेनेंस के अमाउंट की रिकवरी थी। तो यहां कहते हैं कि ये दोनों सूट जो है ना डिफरेंट कैरेक्टर्स की है, और जब डिफरेंट कैरेक्टर्स की होती है ना तो फिर सेट ऑफ अलाउड नहीं होता है। दैट इज द पॉइंट कॉल्ड हियर। तो बस इतना कहा कि दोनों पार्टीज के बीच जो सूट होगी वो कैसी होगी, सेम कैरेक्टर की सूट होगी, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, दोनों में चीजों को देखते हैं, डिग्री एंड ऑर्डर को समझते हैं। डिग्री एंड ऑर्डर में डिफरेंस देखो। अब एक पॉइंट पे आते हैं, दैट इज अ वेरी रेलिवेंट थिंग, द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट यू मे से दैट डिग्री एंड ऑर्डर। समझिए जरा, ध्यान से समझिएगा डिग्री एंड ऑर्डर में डिफरेंस क्या है। आपको डिग्री का डेफिनेशन याद है? कौन से सेक्शन में था डिग्री का डेफिनेशन? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 में डेफिनेशन था। वेरी गुड, याद है 2 क्लॉज 2। और डिग्री का डेफिनेशन कहता क्या था? इट्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन। मैंने सही बोला या गलत बोला? मैंने गलत बोला, स्टार्टिंग में मैंने गलत बोला। क्या गलत बोला मैंने? डिग्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन। अब मैंने क्या बोला? इट्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन। जमीन आसमान का फर्क हो गया, बहुत गलत हो गया। नहीं, सो डिग्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशंस। क्या कह रहे हैं? फॉर्मल एक्सप्रेशन विच सो फार एज द कोर्ट एक्सप्रेसिंग, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन है, यहां तक बात है, विच सो फार एज द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस the rights of the parties with regard to all or any of the matter controversy to the suit. It may be either preliminary or final. अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, आप इसमें थोड़ा सा बात ध्यान से समझिएगा कि अब यहाँ पे सिचुएशन को मैं एक रफ पेज लेता हूँ और कुछ बातें आपको यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करवाता हूँ। लेट्स सी द पॉइंट व्हाट वी गॉट दैट, एक रफ पेज लिया
and let's see the provisions what we got that. अभी 1 मिनट खोल लेंगे इसको। अब देखो, हम कहते हैं एक डिक्री, हम कहते हैं एक ऑर्डर। देखो जब कोर्ट चलेगी तो कोर्ट के हर एक डेट्स होंगे, अलग अलग डेट्स पे होगी। सबसे पहले हमने कोर्ट में जाकर प्लेंट की फाइलिंग करनी। जज से हमने पूछा कि भाई सूट कैसे बन रही है, जो बेसिक बातें जाननी थी उन्होंने जाना कि उनके जुरिस्डिक्शन में है कि नहीं है, कोर्ट फीस लगी हुई कि नहीं, ऑफ कोर्स ये केस हमारे यहाँ मेंटेनेबल है कि नहीं है, हमारे केस कोर्ट इसके जुरिस्डिक्शन से तो बाहर नहीं है। वो अपने अकॉर्डिंगली जो बेसिक बात है उसको समझ लिए। प्लेंटिफ का एडवोकेट था, उससे पूछा और सब समझे और बेसिक अपने आप डिटरमाइन किया कि ये सूट मेंटेनेबल है और उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, लेट द समन बी इशूड टू द डिफेंडेंट, या नोटिस बी इशूड टू द डिफेंडेंट, और डिफेंडेंट को ऑर्डर किया कि भाई नेक्स्ट डेट पे आप इसमें प्रेजेंट रहो, इस केस में रिटन स्टेटमेंट के साथ आप इस केस में प्रेजेंट रहो। क्या यहाँ पे राइट्स डिटरमाइन किए गए? नहीं किए गए। यहाँ पे डिफेंडेंट को क्या दिया गया? एक इंस्ट्रक्शन दिया कि आप कोर्ट पे प्रेजेंट रहो। इसको क्या कहेंगे हम इसको कह देंगे ये ऑर्डर है। अच्छा, कल होकर के अगली डेट पे डिफेंडेंट नहीं आया, जज साहब ने एक और ऑर्डर पास किया, वन मोर अपॉर्चुनिटी इज बी गिवन टू द डिफेंडेंट, लेट द केस बी री नोटिफाइड ऑन सच एंड सच डेट। इसको क्या कहेंगे? हम इसको भी ऑर्डर कहेंगे। जितनी भी इस तरह की बातें कोर्ट की आएगी हम सभी को क्या कह देंगे? मतलब जितने डेट्स पे कोर्ट ऐसी प्रोनाउंसमेंट करती रहेगी, जो भी बातें कोर्ट की होगी, सब क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। एक वक्त आएगा जब पार्टी के राइट्स को भी डिटरमाइन किया जाएगा, वो भी ऑर्डर कहलाएगा, लेकिन वो ऑर्डर क्या कहलाएगा? डिक्री भी कहलाएगा। सही है, वो ऑर्डर क्या कहलाएगा? डिक्री भी कहलाएगा। मतलब अगर हम ऑर्डर को डिफाइन करें ना तो उसका डेफिनेशंस भी बड़ा ही नॉर्मल आता है। अगर हम ऑर्डर के डेफिनेशंस को देखें यहाँ पर, तो एक बार मैं ऑर्डर के डेफिनेशन को समझा दूं, फिर मैं ऑर्डर इसके ऊपर आता हूं आपको बताने के लिए। जस्ट लेट मी एक्सप्लेन द बिग थिंग ऑफ द ऑर्डर, देन आई एम जस्ट specifying the difference between the decree and order. Let us see the point. What's called to the order? What's called to the order and decree and order? Just coming back, चलिए, यहाँ आपके पास ऑर्डर का डेफिनेशन है एंड वेरी प्रॉपरली वी शुड बी फाइंडिंग आउट देयर। और डायरेक्ट के लैंग्वेज से डिफरेंस भी आप यहाँ बताएंगे। ऑर्डर मीन्स, अब यहाँ बात सुनिए जरा, क्या ऑर्डर का डेफिनेशन इंक्लूसिव है या एग्जॉस्टिव है? इवन ये भी क्या है? एग्जॉस्टिव है, क्योंकि स्टार्ट किससे हो रहा है? मीन्स से। क्या ऑर्डर फॉर्मल एक्सप्रेशन है? जैसे डिक्री फॉर्मल एक्सप्रेशन थी, वैसे ऑर्डर भी क्या है? फॉर्मल एक्सप्रेशन है। ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट, ये बात कह दिया। तो हम ऑर्डर से पूछते हैं कि क्या ये ऑर्डर पार्टी के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रही है? तो कहा कि देखो साहब, कर रही है, वो भी ऑर्डर है, लेकिन डिक्री से इसको मत मिला देना, विच इज नॉट ए डिक्री। द डिक्री इज द कंप्लीट डिफरेंट थिंग। डिक्री इज कंप्लीट डिफरेंट थिंग। मीन्स अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं तो ऑर्डर जो होगा ना, एक वाइडर टर्म है, ये ऑर्डर है, तो ऑर्डर के अंदर जो छोटा सा हिस्सा होगा वो क्या होगा? वो डिक्री होगा। मतलब डिक्री दोनों पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देगी विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर कंट्रोवर्सी टू सूट, बट ऑर्डर क्या है? ऑर्डर में वो बात नहीं है। ऑर्डर क्या होगा? फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा कोर्ट का, कोर्ट के डिसीजन का ऑफ ए सिविल कोर्ट, जो कि डिक्री नहीं कहलाएगा, विच इज नॉट ए डिक्री। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हम क्यों पीछे पड़े हुए हैं कि देखो ये डिक्री है और ये ऑर्डर है। मैं पहले इसका एक रीजन बता देता हूं कि हमको डिक्री एंड ऑर्डर को बढ़िया से डिस्टिंग्विश क्यों करना है। मैं अब पहले ये समझा देता हूं आपको, फिर आपको ज्यादा क्लियर रहेगा।
देखो डिक्री की बात करते हैं ना, तो डिक्री के केस में ना अपील जो है, अपील ऑलवेज लाइज, हमेशा रहेगा जब तक प्रोहिबिटेड नहीं है। अपील लाइज अनलेस अदरवाइज प्रोहिबिटेड। जब तक प्रोहिबिटेड नहीं है, डिक्री के केस में अपील क्या करेगी? लाइज रहेगी। लेकिन ऑर्डर के केस में ना, ऑर्डर के केस में अपील लाई करेगी, अपील लाइज इफ अलाउड। अगर अपील अलाउड है तो लाई करेगी, अलाउड नहीं है तो अपील लाई नहीं करेगी, यानी कि अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तो हमको देखना पड़ेगा कि यहां पे अपील करने की परमिशन सीपीसी में दी गई है कि नहीं दी गई है, और अगर दी गई है तो हम अपील कर पाएंगे, और नहीं दी गई है तो फिर हम अपील नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, नॉर्मल सा एग्जाम्पल। देखो नॉर्मल सा अपने केस का एग्जाम्पल बताता हूं। सेबी जो है ना, अगर मान लो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दी किसी डिस्प्यूट्स के लिए, किसी भी डिफॉल्ट के लिए एक 15 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी कि भाई आपको 15 लाख पेमेंट करनी है। हम चले गए अपील फाइल करने। वहां एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप सेबी के डिसीजन से एग्रीड हैं तो आप अपील करेंगे। किसके पास अपील करेंगे? सैट के पास अपील करेंगे। और जब हम सैट के पास अपील किए तो टाइम 30 दिन का था। हमने 30 दिन के भीतर अपील नहीं करके बल्कि हम 120 दिन बीत जाने के बाद अपील कर रहे हैं सैट के पास। अब सैट को बोला कि सैट आप हमारा अपील सुन लीजिए, सेबी ने हमारे साथ गलत किया है, हमारे को गलत पेनल्टी लगा दी है। सैट कहती है कि देखो साहब आप तो बहुत लेट से आए हो हमारे पास। हम बोले कि भाई आपका हमारा एप्लीकेशन लगा हुआ है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का, आप उसको भी अलाउ कर दीजिए। डिले हो गई, गलती हुई, अब कुछ और काम में बिजी थे हम। सैट ने बोला नहीं, हम अलाउ नहीं करेंगे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, और सैट ने ऑर्डर पास कर दिया, सूट इज डिसमिस्ड, सूट इज डिसमिस्ड एज बार्ड बाय लिमिटेशन। वो लिख दिया कि भाई हमने एप्लीकेशंस आपके अलाउ नहीं किए, इसकी वजह से आपकी सूट क्या होगी? डिसमिस होगी। तो ये जो सैट ने पास किया, ये ऑर्डर कहलाएगा, ये डिक्री कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा या डिक्री कहलाएगा? हम कहते हैं कि इसमें तो सुनवाई हुई नहीं, अभी केस को तो सुना ही नहीं गया। हमें सेबी की जितनी बुराइयां करनी थी वो सब तो हमने कहा ही नहीं, और डिक्री के डेफिनेशन को भी आपको दिखाया था कि ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑर्डर कहलाएगा। तो अब डिपेंड करता है कि ऑर्डर कहलाएगा तो ये अपील हो सकती है कि नहीं हो सकती है इसके ऊपर। अब सेबी एक्ट में ये लिखता है कि कोई भी पर्सन अगर सैट के डिसीजन से एग्रीड है तो विद इन 60 डेज वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि हम इसी मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले जाए, क्योंकि हम सैट के डिसीजन से एग्रीड है, हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाए अपील फाइल करने के लिए। लेकिन जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करेंगे, वहां बैठे जो काउंसिल है वो ऑब्जेक्शन करेंगे कि देखो साहब यहाँ पे अपील नहीं लग सकती है। पूछा क्यों? तो बोलेंगे सेबी एक्ट में तो लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ। हमें बोला जाएगा नहीं, आप सेबी एक्ट के साथ साथ सीपीसी भी को भी पढ़ो, और सीपीसी के ऑर्डर नंबर 43 में यह लिखा हुआ है कि इस पे अपील नहीं होगी। हमने पूरा पढ़ लिया 43 ऑर्डर 43, बोले तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो बोलता है कि नहीं, ये लिखा ऐसे होता है कि अगर उस लिस्ट में ये ऑर्डर है तो अपीलेबल है, और अगर लिस्ट में है ही नहीं तो फिर ये ऑर्डर क्या है? अपीलेबल नहीं है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि आपको कोई चीज ऑर्डर है या डिक्री है ये पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो डिक्री है तो आप ब्लाइंडली कोर्ट में जा सकते हो अपील के लिए और आपका कोर्ट अपील सुनेगी। लेकिन अगर वो ऑर्डर है तो कोर्ट पूछेगी कि क्या ये अपीलेबल ऑर्डर है? आप बोलेंगे है, तो कोर्ट बोलेगी ऑर्डर 43 में दिखाओ, जो लिस्ट है उसमें कहां पे ये अपीलेबल ऑर्डर है, किस जगह लिखा हुआ है कि इस
इस क्लॉज में अपील कर सकते हो इसके ऊपर। और अगर हम नहीं दिखा पाए उसमें कि उस लिस्ट में नहीं दिखा पाए तो कोर्ट बोलेगी नहीं साहब ये अपीलेबल ऑर्डर नहीं है। और अपीलेबल ऑर्डर नहीं है तो आपका सूट हम क्या करते हैं, वापस करते हैं, रिटर्न करते हैं, डिसमिस करते हैं, व्हाटसोएवर। तो हम यहां पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दोनों का महत्व कितना, इंपॉर्टेंस कितना और कितना जरूरी है कि आप दोनों को प्रॉपर डिस्टिंग्विश करके पढ़ो कि डिक्री है या ऑर्डर है। अब आते हैं ऑर्डर के डेफिनेशंस के ऊपर और यहां पे अब अपनी बातों को समझते हैं। लेट अस सी व्हाट वी गॉट दैट यू नो। चलिए, तो ऑर्डर का डेफिनेशन सिंपली क्या रहे, ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशंस ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट which is not a decree, which is not a decree. This is called the point here. This is called the order. अब देखो, जब एक केस चलेगी तो उस केस में टाइम टू टाइम ऑर्डर्स भी आएंगे और फाइनली क्या होगी, डिक्री भी होगी। ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं। डिक्री कितनी होगी, एक ही होगी, जो कि पार्टीज के राइट्स को क्या करेगी, कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन करेगी। सही है। अच्छा, अब आप मुझे थोड़ा सोच सोच के बताओ कि डिक्री एंड ऑर्डर में अंतर क्या हो सकता है, क्या डिफरेंस हो सकता है डिक्री एंड ऑर्डर में, क्या क्या अंतर हो सकता है। लेट अस सी द पॉइंट वी गॉट देयर वन मिनट। अब देखिए, यहां पे सिचुएशन ऑब्जर्व कीजिए। अब अगर मैं आपको बोलूं, पेपर में आपसे क्वेश्चन आ गया कि डिक्री एंड ऑर्डर में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है डिक्री एंड ऑर्डर में। चलिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बताओ कि क्या क्या डिफरेंस हो सकता है डिक्री एंड ऑर्डर में। चलिए, सोच सोच के बताइए, व्हाट्स द डिफरेंस वी हैव गॉट बिटवीन द डिक्री एंड व्हाट वी से दैट द ऑर्डर। डिक्री इज ऑलवेज फाइनल और ऑर्डर जितना डिक्री मीन्स डिक्री एंड ऑर्डर। अब ये बताया, इन्होंने बताया डिक्री इज ऑलवेज फाइनल। इसको अच्छे लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं जो लगे कि हाँ एक लॉ जानने वाला पर्सन बोल रहा है। तो देखो, इसको ऐसे बोलेंगे, इट कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज। क्योंकि लैंग्वेज तो यही लिखा हुआ है ना, राइट के साथ हम लैंग्वेज तो यही लिखा हुआ है डायरेक्ट में। तो हम कहेंगे क्या, इट कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइंस द, कॉन्क्लूसिवली मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं लिखता हूँ क्योंकि मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, आपको लिख के दिया हुआ है। तो मैं कह दूंगा ये कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन कर रहा है, क्या डिटरमाइन कर रहा है, पार्टीज के राइट्स को। क्या ऑर्डर कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन कर रही है,
नो, ऑर्डर कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन नहीं कर रही है पार्टीज के राइट्स को, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, ऑर्डर में वो वर्चू नहीं है, लेकिन डिक्री 100% श्योर है कि पार्टीज के राइट्स को कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन करेगी। अगर कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन करती है तो वो डिक्री है, अदरवाइज वो डिक्री नहीं है। अगला पॉइंट आप बताओ, कोई डिफरेंस, कोई और डिफरेंस बताओ। सब समझ में आ गया? थोड़ा सोचोगे, डेफिनेशन पे ही जाओगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। बताइए जरा कुछ और। वेरी गुड। ये डिक्री क्या हो सकती है? प्रिलिमिनरी डिक्री भी हो सकती है और फाइनल डिक्री भी होती है। ऑर्डर में कोई प्रिलिमिनरी ऑर्डर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, राइट ना? और बताइए जरा सोच के। हाँ, ये बड़ा अच्छा बोला कि डिक्री इज ऑलवेज अपीलेबल, लेकिन इसको अच्छे लैंग्वेज बोलेंगे तो ये होगा, अपील लाइज ऑन डिक्री अनलेस अदरवाइज प्रोहिबिटेड। मतलब हम ना डिक्री जैसे आई मुंह उठा के हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे अपील करने। अगर कहीं प्रोहिबिटेड है तो मुझे दिखाओ कहां प्रोहिबिटेड है, अगर दिखा दिए तो ठीक है, लेकिन वही ऑर्डर होगा ना तो हम मुंह उठा के नहीं पहुंचेंगे। हम पहले पूरा कानून पढ़ेंगे, हम ऑर्डर 43 देखेंगे पहले, कि अरे इस ऑर्डर के ऊपर अपील हो सकती है कि नहीं हो सकती है। उस लिस्ट में है नाम, क्लॉजेज जब पढ़ोगे उसमें तकरीबन 17 क्लॉज है, क्लॉज ऑर्डर 43 में, और सेक्शन 104, ये दोनों अपीलेबल ऑर्डर को कहता है, वहां भी 5 क्लॉज है। हम पहले उस लिस्ट में पढ़ेंगे कि अरे हाँ यहां पर है, यहां पे है, तब हम जाएंगे अपील के लिए, अदरवाइज हम नहीं जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि डिक्री इज ऑलवेज अपीलेबल अनलेस अदरवाइज प्रोहिबिटेड, बट ऑर्डर इज अपीलेबल इफ इट इज प्रोवाइडेड। अरे ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा आता है मेंस में, वो कहते हैं डिक्री इज ऑलवेज अपीलेबल अनलेस अदरवाइज प्रोहिबिटेड, बट ऑर्डर इज नॉट ऑलवेज अपीलेबल। कमेंट। तो इसमें आपको सिंपल ऑर्डर 43 के पूरे पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं कि कहां कहां ऑर्डर की अपील लग सकती है, ये आपको पूरे बताने होते हैं। और चौथा पॉइंट बताओ। 3 डिफरेंस तो आपने ऐसे ही बता दिया, 3 डिफरेंस आपने ऐसे क्रिएट कर दिया। पहला, डिक्री कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है पार्टीज के राइट्स को। दूसरा आपने क्या बताया? एनीबॉडी सिटिंग इनटू द ऑनलाइन क्लास काइंडली प्लीज स्पेसिफाई व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द डिक्री एंड ऑर्डर। दूसरा क्या बताया? इट कैन बी प्रिलिमिनरी और इट कैन बी फाइनल, और अपील ऑलवेज अलाउड ऑन टू अ डिक्री बट और नॉट ऑन टू द ऑर्डर। और बोलिए जरा, सोचिए, बता दोगे और ट्राई करो। 5 बताओगे कम से कम, तभी फुल मार्क्स मिलते हैं। डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। ऑर्डर भी तो फॉर्मल एक्सप्रेशन है। ये अपने आप बना रहे हो, जबरदस्ती बना रहे हो। हाँ, सिविल कोर्ट, ऑर्डर भी सिविल कोर्ट की देती है। डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशंस। डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशंस, बट ऑर्डर एडजुडिकेशन का फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं है। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि डिक्री में एडजुडिकेशन जरूरी है, ऑर्डर में एडजुडिकेशन जरूरी नहीं है। नहीं, ये बात भी सही है, एडजुडिकेशन रिक्वायर्ड। डेफिनेशन को ही ब्रेक करो ना, कितने सारी चीजें तो वहीं आ जाएंगी। डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशंस विच सो फॉर एज रिगार्ड्स, बड़े आराम से डेफिनेशंस के ऊपर जाओ। डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, नहीं, उसके बाद क्या आता है? और हाँ, पार्टी सेम पार्ट। एक और कर दो ना, बस 5 चाहिए मुझे, 5 चाहिए। हाँ देखो, बता दिया। एक सूट में डिक्री क्या होती है? एक ही होती है, बट ऑर्डर कई हो जाते हैं, ऑर्डर कई हो जाते हैं। नहीं तो, और एक, जब तक तुम सेक्शन नहीं लिखोगे ना, तब तक कॉपी चेक करने वाला नहीं समझेगा कि ये सादा इंसान नहीं है। नहीं, तुम्हें सेक्शन लिखना जरूरी है। तो बताइए डिक्री कौन से सेक्शन में है? बोलो। 2 clause 2, वेरी गुड। ऑर्डर 214, वेरी गुड। 2 clause
14। देखा, तुम कह रहे थे सेक्शन याद रहता है, देखो बताया सेक्शन। अभी परसों से क्लास ज्वाइन किया है, 2 ही दिन हुए ना, बताया सेक्शन उन्होंने। इतना मुश्किल नहीं होता सेक्शन याद करना। सेक्शन 2 क्लॉज 2 में क्या है, डिक्री, एंड 2 क्लॉज 14 में क्या है, ऑर्डर है। सो अब तुमसे पेपर में आपसे क्वेश्चन आ गया, डिक्री एंड ऑर्डर में डिफरेंस बताओ, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले डिफरेंस बताने के लिए दोनों का डेफिनेशन लिखोगे ऊपर, ये सिस्टमैटिक तरीका होता है। और प्रिफर करो डेफिनेशन वो लिखे, वो लिखे जो बेयर एक्ट में है। सही है, बेयर एक्ट में जैसे डेफिनेशन है, ताकि कॉपी चेक करने वाला स्टार्ट में ही आपसे डर जाए कि इसको हल्का नहीं लेना है। नहीं, तो डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशंस विच सो फार एज कोर्ट रिगार्ड कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिव डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर कंट्रोवर्सी इन द सूट। नहीं, फिर ऑर्डर को डिफाइन किया, फिर अगले पॉइंट्स पे ये सब लिखना शुरू किए। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन, यू मस्ट बी गेटिंग कंप्लीट 5 आउट ऑफ 5 ऑन दैट पॉइंट हियर। सही है ना? सो दिस वन प्रिलिमिनरी, आवाज नहीं आई, पर फिर पॉसिबल है, दोनों डिग्री हो सके, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि होगी ही होगी, बट देयर इज द पॉसिबिलिटी। सही है। अब जैसे होता है ना, हम कोई सूट फाइल करते हैं, सही है, और हम कोर्ट से एक इंटरिम रिलीफ भी मांगते हैं कि कोर्ट साहब हमें इंटरिम रिलीफ भी दे दो आप, तो ठीक है, कोर्ट भी देखेगी इंटरिम रिलीफ दे या ना दे, मना कर दे। अगर कोर्ट देती है इंटरिम रिलीफ तो हम कहते हैं क्या है, ये मेरा प्रिलिमिनरी डिग्री है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक लेडी ने मेंटेनेंस सूट फाइल किया अपने हस्बैंड के अगेंस्ट और कहा कि जब तक ट्रायल कंप्लीट ना हो तब तक के लिए हमें इंटरिम मेंटेनेंस दे दी जाए। और कोर्ट क्या करती है, 1-2 हियरिंग के बाद इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ कर देती है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रिलिमिनरी डिग्री। नहीं, हमारे पास सारफेसी की नोटिस आई है बैंक्स की तरफ से। कौन सा सेक्शन की नोटिस होती है सारफेसी की? कौन सी होती है? 13(2). वेरी गुड, 13(2) की नोटिस होती है पहले, फिर 60 दिन के बाद, जब 60 दिन का टाइम मिलता है पेमेंट का, फिर क्या होता है, 13(4) की नोटिस होती है। नहीं, और 13(4) की नोटिस में बैंक वाले क्या कहते हैं कि हम इतने तारीख को आ रहे हैं और हम आपकी प्रॉपर्टी का, नहीं, वो कहेंगे कि हम आपकी प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिए, सिंबॉलिक पोजीशन ले लिए। फिर बैंक वाले जाते हैं मैजिस्ट्रेट के पास, मैजिस्ट्रेट को कहते हैं कि भाई हमको परमिशन दीजिए कि हम इसकी प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लें, और मैजिस्ट्रेट उस केस को एक्स पार्टी डिसाइड करते हैं, मतलब अपोजिट पार्टी को नोटिस नहीं देते हैं, और बैंक वाले को अथॉरिटी देते हैं कि जाओ उस घर का पोजीशन ले लो, इस तारीख को इतने बजे पहुंचो, उसके घर का पोजीशन ले लो। एसएचओ को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि एसएचओ इसकी मदद करो, और एक एआर अपॉइंट करते हैं कि भाई एआर आप अपने कब्जे में घर लो और बैंक को हैंड ओवर करो, ताकि बैंक बेचे और अपने ड्यूज को रिकवर करे। ये मैजिस्ट्रेट ने दिया बैंक वाले को, बैंक वाले क्या करते हैं, अब ये फॉरवर्ड कर देते हैं बोरोवर को कि इस डेट पे हम आ रहे हैं, इतने बजे आ रहे हैं आपके घर का पोजीशन लेने। अब बोरोवर क्या बोलेगा, अब बोरोवर इसके ऊपर स्टे चाहेगा और इस नोटिस को क्वाश करवाना चाहेगा कि नोटिस क्वाश हो जाए, और जब तक केस की सुनवाई हो रही है तब तक घर का जो पोजीशन ऑर्डर है उसको स्टे कर दिया जाए। इसके लिए वो कहां जाएगा, कहां जाएगा, डीआरटी में जाएगा, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में। नहीं, दिल्ली में है डीआरटी। कितनी डीआरटी है दिल्ली में, कितनी डीआरटी है? 3 डीआरटी है दिल्ली में। सीपी जीवन धारा बिल्डिंग के पास, हाँ, तो डीआरटी में वो रिक्वेस्ट करेगा कि हमें इसके ऊपर स्टे दीजिए, और अपार्ट फ्रॉम दैट पूरे केस की सुनवाई कीजिए। ये सब हमारे ग्रीवेंसेज हैं, बैंक ने हमारे साथ ये सब किया है जिस वजह से हमने बैंक की पेमेंट नहीं की है, इनको रिजॉल्व करवा दीजिए, हम पेमेंट करेंगे बैंक की। अब डीआरटी केस चलेगी, लंबी चलेगी उस समय, लेकिन पहले दिन अगर डीआरटी आपका, अगर मान लो 1 हियरिंग में 2 हियरिंग में स्टे लगा देती है उस नोटिस के ऊपर, मैजिस्ट्रेट ऑर्डर के ऊपर, तो वो कौन सी डिग्री बनेगी, वो प्रिलिमिनरी डिग्री बन गई। फिर केस चलेगा तो फिर फाइनल डिग्री आएगी। सो दैट्स द पॉइंट कॉल्ड योर प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री। सही है, दैट वाज। चलिए अब आइए जरा पॉइंट्स के ऊपर, वेरी प्रॉपर्ली वी शुड बी कमिंग ऑन टू द पॉइंट।
definition. Order means the formal expression of an adjudication. यस, क्लास आपके एप्लीकेशन पे भी जा रही है यहाँ, और यहाँ भी देख सकते हैं आप प्लीज क्वेश्चन। यस श्योर। चलिए, तो ये हमारा क्या हुआ, ऑर्डर का डेफिनेशन। अब हम पीछे बैक पे चलते हैं। डिक्री एंड डेफिनेशन में हमारा डिफरेंस था। अब देखिए डिफरेंस जो हमने नोट्स में दिया है, इट कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज, लेकिन ये कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन नहीं करता है ऑर्डर। जैसे कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट है, तो कोर्ट ने कहा कि स्टेटस को मेंटेन रखो, मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी का पोजीशन है अभी उसी के पास रहेगी। तो कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन किया नहीं किया, बाद में फैसला आएगा, हो सकता है वो पलट जाए। दिस वन डी, ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन का, एंड दिस इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द डिसीजन, नॉट द एडजुडिकेशन। यू नो, every decree is an order, but every order is not a decree. Definition में जो specifically लिखते हैं कि order means the formal expression of an institution which is not a decree. तो यहाँ पे every decree is an order. क्या every decree? Order means formal expression of an decision of a institution which is not a decree. और which you get exactly not a decree. यहाँ पे point में सही है every decree is an order. तो डिक्री के लिए लिखा हुआ है ना, नॉट ए डिक्री। डिक्री के लिए लिखा, डिक्री अपने आप में एक ऑर्डर है। उस पॉइंट पर ये मतलब है कि ऑर्डर वो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो डिसीजन होता है, जो कि डिक्री नहीं है। कोई भी फॉर्मल डिसीजन लिया है फॉर्मली एक्सप्रेस कर रहा है, जो कि डिक्री नहीं है, वही तो ऑर्डर है। फॉर्मल एक्सप्रेशन है, वो डिक्री नहीं है। व्हिच इज नॉट अ डिक्री। सिविल कोड में फॉर्मली एक्सप्रेस करना डिसीजन, लेकिन जो डिक्री नहीं है वही ऑर्डर है। पॉइंट पे ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे डिक्री, सारे ऑर्डर्स जो होती हैं उसी में से कोई ऑर्डर ऐसा होगा जो डिक्री होगा। अगर हम एडजुडिकेशन भी तो डिसीजन का ही पार्ट होता है ना, एडजुडिकेशन में भी तो डिसीजन ही से आते हैं, तो यही चीज होता है यहाँ पर। अब यहाँ पे अगर हम डिक्री के डेफिनेशंस के, अगर हम इसको ऑर्डर के डिफाइनेशन पे जाए अगर करते हैं, order means the formal expression of any decision of a civil court. That was formal expression of the decisions of the civil court, which is not a decree. Which is not a decree. So order अपने आप में कोई डिक्री नहीं है। ये उस पर्पज से कहा कि अपील वाले पर्पज से, कि अपील होती है या नहीं होती है। लेकिन अगर हम डिक्री के एंगल से देखते हैं तो डिक्री अपने आप में एक ऑर्डर भी होता है, और डिक्री तो होता ही है चूंकि वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया। मतलब जो ऑर्डर पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया वो डिक्री हो गया। उन्हीं ऑर्डर्स में से कोई ऐसा ऑर्डर है जो पार्टी के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया, तो डिक्री कहा कि फिर ये ऑर्डर क्या है, डिक्री है। दैट्स द पॉइंट हियर। यही है। तो ये सब मैंने आपको कराया। अपील ऑलवेज लाइज अनलेस अदरवाइज प्रोविडेड, और अपील शैल लाई इफ इट वाज प्रोवाइडेड। तो ऑर्डर्स पे अपील कब लाई करेगी, जब ये क्या होगा, प्रोवाइडेड होगा, जब ये प्रोवाइडेड होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब नॉर्मली हम कोर्ट में गए और कोर्ट में जज ने कहा कि भाई आपकी कोर्ट फीस कम है, कोर्ट फीस कम लगी हुई है। हमने बोला एप्रोप्रिएट है, जज कहते कम है, हम बोले कम है तो आप मेरिट पे डिसाइड कर दीजिए। जज ने उसको मेरिट पे डिसाइड किया, सूट को डिसमिस कर दिया, कहा कि कोर्ट फीस कम है, ये सूट नहीं सुन सकते हैं। हम चले गए कहाँ पे, अपील में। तो लेकिन ये जो कोर्ट ने डिसाइड किया, ये ऑर्डर थी या डिक्री थी? कोर्ट ने डिसाइड किया, ये क्या था? दैट वाज द, इट डजंट डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज। अभी डिटरमाइन नहीं हुआ, ये क्या है, ये ऑर्डर है। क्या इस पर अपील हो सकती है? तो उसके लिए कौन सा ऑर्डर पढ़ेंगे? ऑर्डर नंबर 43, वहां लिखा है हो सकती है। तब हम यहाँ पे करते जाएंगे क्या पे, अपील में। सही है। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोर्ट ने हमारा केस डिसमिस किया, कहा बोले लिमिटेशन बार्ड है, ये ऑर्डर है या डिक्री है? ऑर्डर है, ये भी ऑर्डर है। पार्टीज के राइट कंक्लूसिव डिटरमाइन नहीं हुए।
हम अपील करना चाहते हैं, हमें कहां देखना पड़ेगा? ऑर्डर 43 में, और ऑर्डर 43 में यहाँ है ही नहीं इस पे अपील, तो अपील लगेगी इसके ऊपर? अपील नहीं लग पाएगी। हम अपील फाइल करेंगे, हमारा अपील क्या हो जाएगा? बार्ड हो जाएगा। सो दैट्स वे अपील शैल लाई इफ इट वाज प्रोवाइडेड। और जब अपील अलाउड नहीं है तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करेंगे? हाँ, रिट फाइल कर देंगे। अगर अपील है ही नहीं तो हम क्या करेंगे? रिट फाइल करेंगे और पिटीशन के ऊपर लिख देंगे देयर इज नो अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल, दैट्स व्हाई वी हैव कम टू द रिट कोर्ट। और फिर कोर्ट क्या करेगी? रिट फॉर्म में हमारी बातों को सुनेगी। सही है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आइए। अच्छा, अब एक बात समझिए जरा सिचुएशन। अब मैं एक चीज पूछता हूं, आप जरा बताइएगा, ध्यान से बताइएगा सोच के। एक लैंडलॉर्ड है, उसको अपने टेनेंट से घर खाली करवानी है। सही है? रेलिवेंट क्लॉज बताइए जिसके अकॉर्डिंगली वो टेनेंट से घर खाली करवा सकते हैं। यू नीड टू स्पेसिफाई दैट द प्रोविजन अंडर विच एक्ट ही हैज टू फाइल द सूट। टेनेंट लैंडलॉर्ड किस में पढ़ा है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना, लीज वगैरह चैप्टर। तो ठीक है, वकील साहब ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पिटीशन फाइल कर दिया कि साहब ये टेनेंट है, ये किराया नहीं देता, रेंट नहीं पे करता, इसका रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर्ड हो गया है, मकान मालिक ने नोटिस भी दिया था, इसने घर खाली नहीं किया। प्रेयर किया कि इनको डायरेक्शन दे कि बैलेंस रेंट पे करें और घर को खाली करें। जज साहब ने पूरी पिटीशन देखी, सही है, और जज ने बोला अरे वाह, ये तो बाकी केस हमारे कोर्ट का है। और जज साहब ने क्या कर दिया? नोटिस कर दिया टेनेंट को। टेनेंट भी अपना जवाब लेके आया, पूरी केस चली, फाइनल केस किया और जज ने फाइनल फैसला दिया किसके फेवर में? लैंडलॉर्ड के फेवर में। अब जब लैंडलॉर्ड के फेवर फैसला दिया और टेनेंट को इंस्ट्रक्शन दिया कि विद इन 3 मंथ्स आप इस घर को खाली करो, और टेनेंट को बोला खाली करो और जो बैलेंस रेंट है इनका वो रेंट पे करो। क्लियर यहां तक? क्या टेनेंट के हाथ में वो कॉपी गया ऑर्डर का? क्या टेनेंट घर खाली कर देगा ऑर्डर की कॉपी देखते हुए? देखते ही ऐसे तो नहीं करता। अब कैसे खाली होगी? अब क्या करना होगा? लैंडलॉर्ड को खाली करवाना है, अब क्या करना होगा? अब उस इविक्शन सूट ही तो जीत के आया है लैंडलॉर्ड, तो फिर से इविक्शन सूट फाइल करेगा क्या? हाँ, ऑर्डर की अपील कौन करेगा? अच्छा, वो कहे तो अपील करेगा। चलो अपील में भी हार गया, अब क्या करेगा? खाली कर देगा? हाँ, मतलब अपने आप को खाली नहीं करते, एग्जीक्यूशन में जाना पड़ता है। लैंडलॉर्ड कहाँ जाएगा? उस डिक्री के एग्जीक्यूशन में। अब एग्जीक्यूशन में जाएगा तब कोर्ट जो है पुलिस को भेजेगी, या फिर उसमें क्या नाम कहते हैं उसको, उसका कोई कुछ नाम कहते हैं, उर्दू में नाम है कुछ, बैलिफ को अपॉइंट करेगी, बैलिफ, कि भाई इसकी घर खाली करवाओ। सही है? लेकिन एग्जीक्यूशन में भी टेनेंट को नोटिस जाएगा कि टेनेंट आजा जवाब दो, घर खाली क्यों नहीं किया। एग्जीक्यूशन में भी नोटिस जाएगा। अब जब एग्जीक्यूशन में नोटिस गया है ना, तो टेनेंट एक बढ़िया वकील रख लिया, जोरदार। अब वो वकील पहुंचा और कहा कि जज साहब ये डिक्री तो फालतू है, ये तो बेकार डिक्री है, चल ही नहीं सकता ये डिक्री। वहां जज ने पूछा कैसे भाई, बेकार कैसे है? अरे आपका कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही बार था, आपने पूरा केस भी देख लिया। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट को देखिए, जिसमें सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बार्ड किया हुआ है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के मैटर के ऊपर, और आप है जो पूरे केस देख गए और डिक्री भी दे दिए। जज ने बोला ऐसा है क्या? निकालो, लाओ दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, लाओ भाई।
चलो सेक्शन 12 देखो, अरे लिखा हुआ है बाकी सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बार्ड है। जज जी बोला कि अरे ये मैंने क्या गलती कर दी, मैंने तो सारा केस भी सुनवाई कर दी, इतने नोटिस में कर दिए, 4-5 साल केस चलाया, और अब ये क्या हुआ। इस डिक्री को कहते हैं नल डिक्री, दैट इज कॉल्ड नलिटी, नल डिक्री। नहीं, अब जज अपन ही ऑर्डर के लिए लिखेंगे कि सिंस दिस इज द केस कनेक्टेड विद द दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, तो पूरी बात अपना लिखेंगे कि साहब इसमें गलत केस चल गया, गलत डिक्री आ गई, एंड दैट्स व्हाई डिक्री इज नॉट एग्जीक्यूटेबल। वो डिक्री एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगी। कोर्ट ने ये लिखना एग्जीक्यूशन, ये दैट इज द थिंग इज ओवर नाउ। अब वो लैंडलॉर्ड से घर खाली करवा पाएगा? अब टेनिंग लैंडलॉर्ड घर खाली करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा, क्योंकि उसका केस ही क्या हो गया, गलत चल गया। उस केस डिक्री की कोई वैल्यू ही नहीं है फिर। नहीं, शुरुआत नहीं, एक्ट सोच समझ के देखभाल करके जाना चाहिए था। जिस स्टेट में रेंट कंट्रोल एक्ट इन्फोर्स है, तो रेंट कंट्रोल एक्ट ही सुपीरियर होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट से, और रेंट कंट्रोल एक्ट में ही जाना पड़ता है कोर्ट में, ना कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में। ये इसलिए बता रहा हूं कि ऐसी गलतियां बहुत होती है। केस कॉमर्शियल कोर्ट का होता है, सिविल कोर्ट देख के फैसला सुना के खत्म की रहती है केस को। ऐसी गलतियां काफी होती है, बहुत सारी होती हैं। सो दैट्स इज भाई, हम इस डिग्री को क्या कह देते हैं, नल डिग्री। सही है दिस वन। और सोच के देखो, डिवोर्स का केस कहाँ चलना चाहिए, फैमिली कोर्ट में चलना चाहिए। अब अवेयरनेस बढ़ गई है, अब एडवोकेट्स फैमिली कोर्ट में सूट फाइल करते हैं, लेकिन फैमिली कोर्ट में नहीं फाइल करके नॉर्मल सिविल कोर्ट में भी फाइल, पहले नॉर्मल सिविल कोर्ट में फाइल होती थी। आज भी जहां फैमिली कोर्ट नहीं है, सिविल कोर्ट में ही फाइल हो रही है, जिस जगह फैमिली कोर्ट नहीं है। अगर आज सिविल कोर्ट में केस फाइल हो जाए और जज को पता भी ना चले, जज केस को भी देख जाए, तो क्या होगा फिर, वो डिग्री डिवोर्स अगर उन्हें ग्रांट कर दिया तो डिग्री क्या होगी, नल एंड वॉइड होगी। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, नल डिग्री। मतलब ये वो डिग्री होती है जहां कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं भी होता है, फिर भी कोर्ट उस केस को देखती है और ऑर्डर जो है पास कर देती है। यहां जज को कोई पनिशमेंट नहीं होता, ऐसा नहीं कि जज की नौकरी चली जाती है या जज को हटा दिया जाता है। सिविल में यही तो बेनिफिट है, वो सेक्शन 151 बचा लेता है। और जज के पास एक सबसे बड़ी दलील ये है कि हमारे को एडवोकेट का प्रॉपर असिस्टेंस नहीं मिला, असिस्टेंस एडवोकेट का नहीं मिला। अपोजिट काउंसिल ने कभी ये बताया नहीं कि यहाँ पर ये एक्ट नहीं वो एक्ट है, वो सारी बातें एडवोकेट पे छोड़ करके अपने आप को बचा देंगे। सो दैट वाज, लेकिन क्रिमिनल में जज ये काम नहीं कर पाते हैं। क्रिमिनल में क्या होता है, उनको ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड नल डिग्री। नो, कभी कभी ये भी होता है कि जज के पास पावर्स नहीं होते और जज उस केस को देख जाते हैं। जैसे प्रॉपर्टी हाई वैल्यू की केस है, हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, लोअर कोर्ट में चली गया, जज ने केस भी देख लिया पूरा। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, ये सारे मैटर्स पे हो जाते हैं। किस नॉर्मली नेलिटी में जुरिस्डिक्शंस के ही ऊपर बात आती है कि आपका जुरिस्डिक्शंस गलत था, आप इस जुरिस्डिक्शंस में फॉल नहीं कर रहे थे, फिर भी आपने इस केस को देख लिया। दैट थिंग इज ऑफ कोर्स अ रॉन्ग थिंग देन दिस वन। एग्जीक्यूशन से पहले रिवीजन कंडीशन क्या है? हां रिवीजन, हां, एग्जीक्यूशन से पहले जो रिवीजन किया जाता है उसमें भी जुरिस्डिक्शन बैकग्राउंड हो जाता है, उसमें भी हो सकता है, कहीं भी ले सकते हैं जुरिस्डिक्शन के ग्राउंड को। सीबीसी में तो रिवीजन का खाली जुरिस्डिक्शन ग्राउंड बताया गया है, उसमें भी लिखा जाता है, उसमें भी नल हो है। हाँ, उसमें भी हो जाएगा। आप रिवीजन में जाओ, रिवीजन में बोलो कि ये गलत केस चल गया है, दैट वाज, इवन चुपचाप रहो। जब एग्जीक्यूशन में मामला जाता है वहां बोल दो, सही है, वहां बोल दो कि हाँ भाई ये चीज है। इवन मैंने खुद करवाया हुआ है, मैं खुद करवाया हुआ, पूरा केस चल चुका है टेनेंट के अगेंस्ट में। ये साउथ एक्सटेंशन में एक बहुत बड़ी दुकान थी, एक टेनेंट ने कब्जा करके बैठा हुआ था, काफी समय से दुकान पे कब्जा करके बैठा हुआ था, रेंट बहुत कम था उस शॉप का, और लैंडलॉर्ड ने दुकान किसी को बेच दिया था। अब जिसने खरीदा था वो इविक्शन की सूट फाइल किया था,
और तकरीबन 7 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इविक्शन की सूट लड़ा वो, 7 इयर्स, और जीता लैंडलॉर्ड। फिर उसके बाद वो सूट 3 साल चला हाई कोर्ट में, सही ना, फिर जीत गया, हाई कोर्ट से भी जीता केस को। अब जी गया, अब वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गया कि भाई फ्रस्ट्रेट हो गया, पैसे बहुत लग गए हमारे, अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या जाना, खाली करने का था, जब एग्जीक्यूशन होगा तो देखा जाएगा। एग्जीक्यूशन लगी कोर्ट में, और जब कोर्ट में एग्जीक्यूशन लगी और अब जब इसको नोटिस आया था, तब वो केस किसी लॉ फर्म से राउट होकर के हमारे पास आया था, एग्जीक्यूशन के लिए राउट होकर के आया था। और उस वक्त जब उस केस की एनालिसिस किया तो वो केस पता चला कि गलत केस चला हुआ है। वहां पर जो है ये केस रेंट कंट्रोल एक्ट का केस था। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में रेंट कंट्रोलर के पास चलना चाहिए था, रेंट कंट्रोलर होता है इसमें, वहां केस चलना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल सिविल कोर्ट में केस चली और ये डिग्री बनी है, नल डिग्री बनी हुई है। बस इतना ही बताना था एग्जीक्यूशन वाले कोर्ट में। एक हियरिंग का मैटर था, कोर्ट ने एग्जीक्यूशन करने से ही मना कर दिया कि अब उसकी एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पाएगी। सही है, बस हो गया, बात खत्म। वो डिग्री 7 साल 10 साल केस, क्या हो गया, 10 साल का सारा मेहनत बर्बाद। सही है ना। लेकिन लॉ में सब तरफ से रास्ता है। अगर मान लो वो लैंडलॉर्ड मेरे पास आ जाता कि खाली करवा दो, तो मैं उसको खाली करवाने का भी रास्ता बताता। मैं बोलता एग्जीक्यूशन मत जाओ, कंटेम्प्ट सूट फाइल कर दो, कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहा है। हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ केस कोर्ट एक्ट होता है, सेक्शन 12 में सूट होती है। जहां पे कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते तो 6 महीने की जेल होती है। वहां जज को बोलो सर खाली नहीं करवाना, मुझे डिग्री एग्जीक्यूट नहीं करवाना, कोर्ट का ऑर्डर कंप्लाई नहीं कर रहा है, इसके लिए इसको जेल में डाल दीजिए। अब ये अगर कहे तो 6 महीने के लिए जेल जाने से बचने के लिए खाली तो कर देगा ना। तो वो ऑप्शंस भी होते हैं, मतलब लॉ में सब तरफ से ऑप्शंस होते हैं, इधर भी उधर भी। उसी डिग्री को नल भी डिक्लेयर करवा लो, उसी डिग्री को चलवा भी दो, एवरीथिंग इज देयर, है ना। दैट मच। तो वही होता है, एक जज को लॉ हमेशा अच्छे से जान के रखना चाहिए हर फील्ड में, क्योंकि जज के पोस्ट बहुत रिस्क वाला होता है। वो जो 2 पढ़े लिखे वकील होते हैं, दोनों की इंटेंशन यही होती है कि जज से गलती करवा ले। अच्छा वकील होगा तो भी जज के लिए डेंजर है, और बुरा वकील हुआ, खराब हुआ, कम जानने वाला हुआ तो और डेंजरस है वो। कुल मिला के दोनों तरफ से जज फंसे हुए हैं, दोनों जजेस से ही गलतियां करवाने पे भी रहे हैं, और बेचारे से कहीं न कहीं जाके गलती हो भी जाती है। और मेन तो उनकी आफत होती है जो क्रिमिनल केसेस को देखते हैं। सिविल वाले से गलती हो तो वो सेक्शन बताते हैं कि सर मेरे पास तो 151 में पावर है, इनहेरेंट पावर है, हमने कर दिया, अपनी मर्जी से किया, मेरे पास पावर था, कर दिया, वकील का असिस्टेंस नहीं मिला। लेकिन जब वहां पे जाते हैं, क्रिमिनल में अगर गलती हो गई, सही है, गलती भी कैसी कैसी होती है क्रिमिनल्स में, अरे बहुत बड़ी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक्स होते हैं। नए जज होते हैं, कैसे कैसे गलतियां करते हैं। एक तो अभी ये गलती कर दी है, सुनो मैं बताता हूँ क्रिमिनल में, वहां पे गलती आगे किया, एक एक्यूज्ड को बेल मिला है, सही है, मैजिस्ट्रेट ने बेल दिया हुआ है। अब बेल जब दे दिया तो ठीक है भाई, घूमो अपना रहो। अब अगली हियरिंग पे एक्यूज नहीं आया तो जज क्या करेगा? पहले तो फिर बेलेबल वारंट इशू कर दिया उसके अगेंस्ट, नहीं आया एक्यूज्ड। फिर अगली हियरिंग पे भी नहीं आया वो एक्यूज्ड, तो उसी जज ने नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया, एनबीडब्ल्यू। एक बार बेल दिया हुआ है पहले, फिर क्या कर दिया, नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया। हो सकता है ऐसा, संभव है, जिसको बेल मिल चुका है एक एफआईआर में, वो कोर्ट अपीयर नहीं हो रहा है, तो क्या उसके फिर से नॉन बेलेबल वारंट इशू हो सकती है? बिल्कुल नहीं, कानून में लिखा हुआ है कि सिर्फ बेलेबल वारंट इशू होगी, नॉन बेलेबल वारंट इशू नहीं होगी। और उस जज साहब ने क्या किया, नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया। अब इसका पनिशमेंट क्या होगा पता है? नौकरी गई। इतना पढ़ लिख के मेहनत करके बने थे, छोटी सी गलती करवाने वाला कौन? वकील साहब, एकदम 40-45 साल के वकील साहब आए, वो कह रहे कि
योर ऑनर बहुत हैबिचुअल ऑफेंडर है, नहीं आएगा कभी कोर्ट, इसके अगेंस्ट नॉन अवेलेबल वारंट इशू करना चाहिए। अब जज साहब ने भी देखा नहीं था प्रोविजंस, इधर उधर देख रहे हैं कि चलो सीनियर वकील कह रहा है ठीक है, इतनी इज्जत से कह रहा है, इशू कर दो नॉन अवेलेबल वारंट। कर दिया उन्होंने नॉन अवेलेबल वारंट, और इधर मैटर गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने नोटिस कर दिया जज को, मैजिस्ट्रेट को ही नोटिस कर दिया, उसके बाद नौकरी गई दिस वन। सही है। और वहां पे इनहेरेंट पावर की बात करें ना कि 482 का पावर, इनहेरेंट पावर, तो वो सिर्फ हाई कोर्ट के पास होता है। कानून बना ही है इस तरह से कि वहां जो इनहेरेंट पावर है क्रिमिनल में वो किसको दिया गया है, हाई कोर्ट को, और सिविल का जो इनहेरेंट पावर है 151 का वो सारे कोर्ट को दे दिया गया है, छोटे जज, बड़े जज, सारे जज को दे दिया गया है। तो वो चीजें होती हैं, ये तो मैजिस्ट्रेट की गलती होती है। एडिशनल सेशन जज, सेशन जज से तो ब्लंडर मिस्टेक्स होते हैं, सेशन जज से ब्लंडर मिस्टेक्स होते हैं। अभी एक सेशन जज ने पॉक्सको के जो एक्यूज थे उसको एक्यूटल दे दी थी नहीं, और उनके ऊपर एलिगेशन लगा कि ब्राइब लिया था, उनकी नौकरी गई पॉक्सको वाले में। एक आपको बताया था पहले भी मैंने, यूपी के एक सेशन जज थे जिसने 302 में कितने साल की सजा दे दी थी, 10 साल की सजा दी थी 302 में। अब उसके बाद जब गलती करते हैं ना तो वकील दोनों चुप रहते, कुछ नहीं बोलते हैं, फंसा है आज मेरे चक्कर में, बताएंगे अब आगे कर गलती, क्योंकि अभी खुंदक निकालने का मौका मिल रहा है जज से। बाद में अब पिटीशन लगाते हैं हाई कोर्ट में, बाद में बताते हैं जज को, जज साहब ऑर्डर तो लिख दिया, पास तो कर दिया, 302 में 10 साल की सजा होती है क्या, 302 में या तो फांसी होगी या उम्र कैद होगी। अब जज परेशान कि अरे अब क्या करूं, अब तो मैंने लिख दिया, साइन कर दिया, ऑर्डर तो पास हो गए, अब क्या करूं। अब उन्होंने क्या किया, बचने का रास्ता निकाला और दिमाग लगाया, इस केस को फिर से रिव्यू पे ले लिया, बोला इसको हम रिव्यू करते हैं, अगले डेट पे रिव्यू पे लगा दिया। अब रिव्यू पे लगाया तो 302 को हटा करके 304 कर दिया कि नॉन कल्पेबल मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड का केस है, इसको हम मर्डर नहीं मानते, कल्पेबल होमिसाइड है, ये सब हुआ है, और इसकी वजह से जो है इसकी 10 साल की सजा वो बरकरार रखी। मतलब एक गलती से बचने के लिए अब क्या की, दूसरी गलती की। दूसरी गलती क्या, कभी भी क्रिमिनल पिटीशन रिव्यू नहीं होता। आप जब सीपीसी में पढ़ोगे ना तो रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन तीनों पढ़ोगे, और जब सीआरपीसी पढ़ोगे ना तो रिव्यू तो पढ़ोगे नहीं, रिव्यू का टॉपिक ही नहीं है सीआरपीसी में। आज जो बीएनएसएस भी आया हुआ है उसमें रिव्यू नाम का टॉपिक ही नहीं है। तो कभी भी क्रिमिनल केस रिव्यू नहीं होता, सेम कोर्ट अपने ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकती। उन्होंने क्या कर दिया, रिव्यू कर दिया। गलती की होती है ना, जो सेशन जज होते हैं ना वो डिस्ट्रिक्ट जज भी होते हैं, और सिविल केस भी देखते हैं, क्रिमिनल भी देखते हैं, सब उनको दिखाया जाता है। और ऐसा नहीं पता भाई तुम एक्सपर्ट रहो क्रिमिनल ही देखोगे, कभी उनको फैमिली कोर्ट में बना देंगे, डिवोर्स करा रहे हैं, कभी उनको जमीन का मामला पे बिठा दिया, कभी उनको इस पे बिठा दिया, रिव्यू कर दिया केस को, रिव्यू करके 302 को 304 में बदल दिया। अब ये और ब्लंडर मिस्टेक, क्रिमिनल पिटीशन रिव्यू होगी। अब जो वहां पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई, हाई कोर्ट में सारा चीज दिखाया, सीधे उनका टर्मिनेशन ऑर्डर आ गया, टर्मिनेट कर दिया उनको, है ना। जैसे अगर कोई फैसला में लगा दिया तो उसमें आप चेंज तो डिस्कस करना पड़ता है। क्या कह रहे हो, जैसे 302 का केस था, अगर केस के साथ फैसला लगा दिया तो रिव्यू भी करना पड़ता है, उसमें आप कोर्ट भी चेंज कर सकता है। नहीं वो तो ऑर्डर ही नलिटी होगी ना, उसको फिर से देखना पड़ता है, उस केस को फिर से चलती है ना। सो तो हम इसको हम क्या कह दिए, हम नल डिक्री के ऊपर थे, नलिटी। चलिए अब एक सिचुएशन और समझिए आप, डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट। 1 मिनट, समथिंग मे बी कॉल आ गया तो चल करना पड़ेगा। हेलो,
नेक्स्ट पॉइंट आइएगा, तो डिग्री की बात कर रहे थे एंड ये तो डिग्री ऑर्डर का डिफरेंस था। और समटाइम्स इट कीप्स ऑन आस्किंग द डिफरेंस बिटवीन द प्रिलिमिनरी डिग्री एंड फाइनल डिग्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो बड़े आराम से हम कहते हैं कि प्रिलिमिनरी डिग्री व्हेन द फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन, इट जस्ट मीन दैट अगर कोर्ट कोई प्रिलिमिनरी डिग्री देती है, कोई आपको अधिकार दे रही है, कोई राइट्स दे रही है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर प्रिलिमिनरी है तो सूट आगे भी कंटिन्यू रहेगा अभी। जैसे फॉर एग्जांपल वही मेंटेनेंस में अगर इंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट ने दिया तो इसका मतलब क्या होता है कि सूट जो है अभी आगे कंटिन्यू है। फाइनल मेंटेनेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी कोर्ट को अभी ये देखना है। सो दिस काइंड ऑफ डिग्री, मतलब अगर सूट में फर्दर प्रोसीडिंग्स अभी चलेगी तो हम उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी डिग्री। हम कोर्ट में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने को कहा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रिलिमिनरी डिग्री। सही है। नाउ एंड यहां भी कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रही है एक तरीके से, लेकिन कोर्ट केस को डिस्पोज ऑफ नहीं कर रही है कंप्लीटली, मतलब कंप्लीटली केस को डिस्पोज ऑफ नहीं कर रही है, नॉट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द केस दिस वन। लेकिन यहाँ पे फाइनल डिग्री है तो से सूट क्या हो जाती है, डिस्पोज ऑफ हो जाती है। इसको थोड़ा आगे खींच दो, आवाज आ रहा है उधर से। अभी ये 2 दिन बोले, 2 दिन में कंप्लीट कर देगा। हाँ, प्रिलिमिनरी डिग्री एस्टर्टेन कर रहे हैं व्हाट इज टू बी डन, एंड preliminary degree is not dependent on the final degree. The complete things are quite different, you know, preliminary and final. चलिए, तो इस तरह से आप इसको देखिएगा। थोड़ा सा बेरेक के ऊपर आते हैं हम।
preliminary decree and final decree, that was something judgments and some important cases. लेकिन उससे पहले कुछ बेयर एक्ट को देखते हैं. कुछ पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं. Write short notes on decree. Can you write down the short notes on decree? What is required? That it's only required only to write the matter connected with the. सबसे पहले बेयर एक्ट लिखना बहुत जरूरी है. जो बेयर एक्ट में एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर कंप्लीट मार्क्स चाहिए तो ये लिखनी जरूरी है. और बेयर एक्ट में अपने आप में अच्छा डेफिनेशन है. उसके बाद थोड़ा सा उसकी इंटरप्रिटेशन दे दो आप, क्या डिग्री है और क्या डिग्री नहीं है. अगेन वन मोर क्वेश्चन ऑलवेज कीप्स ऑन कमिंग, दैट यू नो व्हाट इज डिग्री. ये भी आया है. प्रिलिमिनरी डिग्री क्या है? तो प्रिलिमिनरी डिग्री भी डिग्री है, बिकॉज डिग्री के डेफिनेशन में क्या बताया, इट में भी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल. तो अगर आपसे पूछा गया कि प्रिलिमिनरी डिग्री क्या है तो आप क्या बताओगे? अगेन आपको सेक्शन 2 क्लॉज 2 ही एक्सप्लेन करना पहले, क्योंकि अगर आप डिग्री के डेफिनेशन को कर रहे हो तो उसी में लास्ट टाइम में लिखा हुआ है इट में आइदर भी प्रिलिमिनरी और फाइनल. मतलब जो फीचर्स फाइनल डिग्री के होते हैं वो किसके होते हैं? वो प्रिलिमिनरी डिग्री के भी होते हैं. अंतर क्या होता है कि प्रिलिमिनरी डिग्री के आने के बाद भी केस आगे चलती है, लेकिन फाइनल डिग्री आने के बाद केस आगे नहीं चलती है. एंड एक क्वेश्चन रेलिवेंट आया हुआ है, व्हाट इज मेंट बाय डिग्री एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रिलिमिनरी डिग्री एंड फाइनल डिग्री. डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिग्री एंड ऑर्डर, दैट मच. डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफाइन, ये कई बार क्वेश्चन आते हैं. एंड ये आपको पिछले क्लास में बताया था मैंने. ये आपको लास्ट क्लास में देखोगे नोट्स के सबसे स्टार्टिंग में था, प्रिलिमिनरी डिग्री के बाद दिस वन. ये जजमेंट अभी बताना है. ऑर्डर्स एंड यहां पे समथिंग कमिंग ऑन टू द 1 minute. चलिए थोड़ा बैक पे आते हैं. सीपीसी में कितने शेड्यूल्स होते हैं? 1. एक ही शेड्यूल्स होते हैं, है ना. दिस वन जस्ट चलिए. वैसे तो इंट्रोडक्शन दिया था सबसे, सेक्शन 1 एक बार यहां से बेयर एक्ट से कराता हूं पहले, फिर इसको देखिए आगे. एंड यू नो द मीनिंग ऑफ नेम ऑफ दिस एक्ट, व्हाट इट कॉल्ड एट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. दैट्स कॉल्ड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, राइट ना. And I told you the meaning of the word called code. कोड बताया था, सिविल सब का मतलब कर दिया था आपको. फर्स्ट सेक्शन 1 के ऊपर सबसे पहले आएंगे. और हियर इट सेज दैट शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड. थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को देखते हैं हम. और सबसे पहली बात, कोई भी एक्ट का सेक्शन 1 जो होता है वो उस एक्ट के नेम को स्पेसिफाई करता है. और यहाँ पे सिंपली स्पेसिफाई किया दिस
act may be cited as what it called at code of civil procedure. और कब से ये एक्ट इन्फोर्स हुआ है? दैट्स कॉल्ड ये 1 जनवरी 1909 से, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये प्रीलिम्स में किसी एक्ट की जो कमेंसमेंट डेट है वो कई बार पूछी जाती है कि कौन से डेट से इसको कमेंस किया गया है। सही है, दैट इज कॉल्ड ये 1909। खासकर उस एक्ट की कमेंसमेंट डेट जो कि सेक्शन 1 में डेट लिखी हुई है, यहाँ इस डेट से एक्ट, देखो एक्ट कमेंस कब से होता है, या तो सेक्शन 1 में लिख दिया जाए कि इस डेट से एक्ट कमेंस होगी, या तो सेक्शन 1 में ये लिख दिया जाता है कि जिस डेट से सरकार नोटिफाई करेगी उस डेट से कमेंस होगी। जैसे कि आप BNSS को देखोगे, BNS को देखोगे, BSA को देखोगे, उसमें लिखा ये हुआ है कि जिस डेट से सरकार नोटिफाई करेगी उस डेट से एक्ट कमेंस होगी। तो सरकार ने डेट अलग से उसकी नोटिफाई की है। क्या डेट नोटिफाई की है? 1 जुलाई 2024। तो उन एक्ट्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं हुआ कि किस डेट से नोटिफाई हुआ है, वहां इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां एक्ट में ही लिखा हुआ है ना कि इस डेट से ये एक्ट कमेंस हो रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो हियर दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 जनवरी 1909। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भरे आते हैं 1 जनवरी 1909। और एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं कि भाई कोड की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में कोड कितने चल रहे हैं, कितने कोड है? सो इट इज द 4 कोड्स, 4 कोड। पहला कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, दूसरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कोड का हिंदी क्या होता है? संहिता होता है, वो भी कोड है। तीसरा IPC, इंडियन पीनल कोड, भारतीय न्याय संहिता। और चौथा कोड कौन सा है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। सही ना, 4 कोड है। 5वां कोड आते आते रह गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि सरकार रिपीट होती है, तो आज तो है तो आज है, अदरवाइज फिर वो रहेगा अभी। इट शैल कम इनटू फोर्स, दैट वाज नेक्स्ट पॉइंट है ये। नाउ इट एक्सटेंड टू व्हाट? होल ऑफ इंडिया। ये जो एक्सेप्ट के बाद लिखा हुआ था ना वो काट दिया गया, हटा दिया गया। क्या लिखा हो सकता है? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के नहीं, तो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके सभी जगह। तो काटा क्यों गया? अमेंडमेंट हुई नहीं, अमेंडमेंट हुई। कहां पे अमेंडमेंट हुआ? अमेंडमेंट कहां पे हुआ? CPC में अमेंडमेंट हुई या कहीं और अमेंडमेंट हुई? CPC में सरकार अमेंडमेंट कर पाएगी? CPC को सरकार अमेंड कर पाएगी? क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि CPC को अमेंड करे? एक्ट को अमेंड करने के लिए एक्ट में पावर होना चाहिए। जब भी एक्ट जब कोई बनता है तो लास्ट में लिखा रहता है कि दिस एक्ट हैज कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट हैज गॉट द पावर टू मेक एन ऑर्डर ऑन दिस एक्ट, वो लिखा रहता है उस समय एक्ट में। लेकिन ये एक्ट तो पहले बन चुकी है, पार्लियामेंट आने से पहले बन चुकी है कि नहीं? पहले की है ना। तो जब एक्ट में पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास एक्ट को अमेंड करने की, तो पार्लियामेंट इस एक्ट को अमेंड नहीं करेगी, फिर अमेंडमेंट होगी कैसे? इस एक्ट को अमेंड करने के लिए दूसरा एक्ट लाना पड़ेगा, और वो दूसरा एक्ट जो आएगा वो इस एक्ट को अमेंड करेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट दैट यू नो। मतलब कि अगर आप देखोगे IPC को अमेंड करनी है तो सरकार को एक अमेंडमेंट एक्ट लानी पड़ती है, लेकिन CRPC को अमेंड करनी है सरकार, वहां पे अगर सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट करनी है तो वो इमीडिएटली अपने आप कर लेगी। 1973 की वो एक्ट बनी हुई है, वहां पे पार्लियामेंट के पास पावर होता है। लेकिन CPC को अमेंड करनी है तो सरकार क्या करेगी? एक सेपरेट एक्ट लाएगी। तो इस एक्ट को जो जम्मू कश्मीर के ऊपर लगाना था तो सरकार ने एक नया कानून लाया। तो बताएंगे उस कानून का नाम क्या है? JNK, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसको ला करके यहां से ये वर्ड काटा गया। कांग्रेस इसका विरोध की, अपोजिशन ने इसका विरोध किया, बहुत विरोध हुआ। जम्मू एंड कश्मीर से जो स्पेशल स्टेटस है उसको हटाए जाने का बहुत विरोध किया,
उसी स्पेशल स्टेटस हटाए जाने का ये परिणाम है कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी सीपीसी लग रही है। क्या अगर सरकार बदल जाए तो फिर से जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बरकरार कर सकती है? इसको पहले जैसा बना सकती है? हाँ, कर सकती है क्या? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं करते हैं। नहीं, जो जम्मू कश्मीर से जो स्पेशल स्टेटस हटाया जाता है ना, उसके लिए क्या करना होता है कि एक कानून बनाना पड़ता है और उस कानून के थ्रू जो डिफरेंट एक्ट्स हैं वो उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं, तो वो स्पेशल स्टेटस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब अगर एक नया कानून, नई सरकार जब आती है, एक नया कानून बनाए, जिस नए कानून से जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को नल एंड वॉइड कर दे, तब क्या होगा? तब फिर पहले जैसा हो जाएगा। सही है, लेकिन अब वो नहीं करेंगे, वो एजेंडा में नहीं होता इनके, वो इनके एजेंडा में नहीं है। अब जो एक बार हो जाता है ना, वो हो जाता है, अंडू नहीं किया जाता उस चीज को। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कन्वेंशन, है ना। दिस वन, सो इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। तो एक्सेप्ट में कहीं नहीं, अब आज के डेट में ये कहाँ है? सभी जगह लग रही है, सही है, लेकिन नागालैंड में नहीं है और ट्राइबल एरियाज में नहीं है, वहां पे नहीं है। आपको याद है ना, सीआरपीसी भी यहाँ नहीं लगती है ना, नागालैंड में सीआरपीसी भी नहीं लगती, बीएनएसएस जो आया है वो भी नहीं लगता, ठीक है। लेकिन 3 चैप्टर्स हैं जो लगते हैं, बताओ। 11-12 क्या? 9, 11, 12 ये लगता है सीआरपीसी का, बाकी सीआरपीसी पूरा वो पूरा नहीं लगता, सही है। और तुमको ये भी इसमें जो है सीपीसी का कंप्लीट नहीं। अब देखिए जरा सिचुएशन, यहां देखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कंसर्न बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट, एक्सटेंड कर सकती है प्रोविजन ऑफ दिस कोड टू एनी ऑफ देम, होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड। ट्राइबल एरिया कहीं भी लगा सकती है, एज मे बी विच सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंटल मॉडिफिकेशन कर करके उस एरिया में सीपीसी को लगा सकती है। चलिए, और ट्राइबल एरिया का से मतलब है 21 जनवरी 1972 जो इंक्लूडेड है ट्राइबल एरिया में, असम के ट्राइबल एरिया में जो इंक्लूडेड है, पैराग्राफ 20 ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, एक सिचुएशन और देखिएगा, अमिनी देवी आइलैंड्स, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की कुछ लोकेलिटी हैं, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। इस एक्ट की जो एप्लीकेशन होगी, शैल बी विदाउट प्रेजुडिस टू द एप्लीकेशन ऑफ एनी रूल रेगुलेशंस फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। वहां का जो रूल रेगुलेशन इसको सुपरसीड कर जाएगा सीपीसी, सीपीसी सुपरसीड कर देगा उनको। वहां जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं द सीपीसी में सुपरसीड टू देम, वहां के रूल्स रेगुलेशन को सुपरसीड कर देंगे। That is the point of applicability. तो अभी एप्लीकेबिलिटी में बहुत ही नहीं करते हैं ज्यादा, अभी हमारा सिंपल सी बात यहाँ पे ये आ रही है एप्लीकेबिलिटी में कि सीपीसी विदाउट प्रेजुडिस सब जगह लग रहे हैं,
1 जनवरी 1909 से फोर्स में आ रही है और इट सिंपली एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल्स एरिया। लेकिन वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को प्रिविलेज दी गई है कि वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस सीपीसी के प्रोविजंस को वहाँ के लिए मॉडिफाई कर सकती है या अपने प्रोविजंस को इंप्लीमेंट कर सकती है। ट्राइबल एरिया डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, वही सेम लिया है जो सब सीआरपीसी का मैटर था। और कुछ एरिया आंध्र प्रदेश का, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम एजेंसी जो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में है, उनमें विदाउट प्रेजुडाइज लगेगा ये एक्ट। विदाउट प्रेजुडाइज का मतलब वहां जो कानून है वो सुपरसीड, उनके ऊपर ये एक्ट सुपरसीड कर जाएगा। चलिए डेफिनेशंस पे आते हैं। डेफिनेशन का देखिए, डेफिनेशन को जो अलग अलग क्लॉजेज में डिफाइंड है। नॉर्मली क्या होगा, हम जब भी एक्ट को पढ़ते हैं तो अगर हमको लिखा हुआ है सेक्शन 8 1A1, अगर ये लिखता है तो अगर हम ऐसे पढ़ते हैं तो हम इस 8 को कहेंगे सेक्शन, 1 को कहेंगे सब सेक्शन, इस ए को कहेंगे क्लॉज और इस 1 को कहेंगे सब क्लॉज। अब देखिए ये इसलिए कहते हैं कि ये सब आपस में कनेक्टेड है, लेकिन जब कनेक्टिविटी नहीं होती है तो सेक्शन के बाद क्लॉज कहते हैं हम। मतलब अगर जो 1 में जो डेफिनेशन है और 2 में जो डेफिनेशन है दोनों के आपस में कोई कनेक्शन नहीं है तो हम 1 को सब सेक्शन नहीं कहेंगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 नहीं कहेंगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। हम कहेंगे क्या, क्लॉज कहेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज 3। तो जब भी डेफिनेशन वाला पॉइंट रहेगा तो हम सब सेक्शन वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम क्या वर्ड यूज करते हैं, क्लॉज वर्ड को यूज करते हैं। सही है, दैट्स क्वाइट रेलिवेंट फॉर द इंटरव्यू। ये इंटरव्यू के लिए रेलिवेंट होता है। इंटरव्यू में ये सामने रख देते हैं, बोलते हैं इसको बोल के बताओ। अब चलिए, अब सिचुएशंस को पढ़ाते हैं, थोड़ा इस पे ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन, नाउ सी दैट रेफर्स दैट कोड इंक्लूड्स रूल्स। देखो कोड का डेफिनेशन क्या दिया है, कोड इंक्लूड्स व्हाट, रूल्स। तो अब इसको समझिए, कोड एंड रूल्स, कौन किसने बनाया कोड को, कोड को किसने बनाया, पार्लियामेंट ने। और रूल्स को किसने बनाया, हु हैज मेड द रूल्स, रूल इज द पार्ट ऑफ द ऑर्डर। हम कहते हैं ना ऑर्डर, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4। सो दिस ऑल थिंग्स इन द सीपीसी आर डेवलप्ड बाय द हाई कोर्ट। अलग अलग हाई कोर्ट अपने अकॉर्डिंगली डेवलप करती है। सही है। तो जब हम कहते हैं कोड, तो कोड का मतलब क्या हुआ कि एक्ट भी हो गया और प्लस रूल्स भी हो गया। रूल बोलते तो ऑर्डर अपने आप आ गया, मतलब कंप्लीट को कहें। हम कहते हैं सीपीसी क्या होगा, क्या 1 से लेके 158 सेक्शन तक होगा, तो पहले ही सब क्लॉज कह देता है, 2 क्लॉज 1 कहता है नहीं। अगर हम कोड कहते हैं तो कोड का मतलब इंक्लूड्स, मतलब वो सेक्शन के साथ साथ रूल्स भी आ जाएंगे। अगर आपको कहते हैं कि आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पढ़ना है तो आप ये नहीं ले सकते कि हमें ऑर्डर नहीं पढ़ना और रूल्स नहीं पढ़ना, कोड मतलब हमको सिर्फ एक्ट पढ़ना है। यू कांट से लाइक दैट, यू नो, बिकॉज यहां पे पहले ही लिख दिया है कोड इंक्लूड्स क्या, रूल्स, दिस वन। यानी कि अगर हम कहते हैं, अगर कोई जुडिशरी एग्जामिनेशन लिखती है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पार्ट है आपके एग्जामिनेशन का, तो आप ये एज्यूम्पशन लेके ना चले कि हमको सिर्फ वहां 1 से 158 सेक्शन तक पढ़ना है, बल्कि हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको ऑर्डर्स भी पढ़ने हैं और हमको रूल्स भी पढ़ने हैं। पूछा कैसे,
कहाँ लिखा हुआ है, तो कोड में पहले ही लिखा हुआ है, कोड इंक्लूड्स व्हाट, रूल्स, दैट कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड हियर। सही है। यह अलग बात है कि रूल्स आर मेड बाय द हाई कोर्ट एंड कोड इज मेड बाय द पार्लियामेंट। सो विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट, वेदर ऑर्डर्स और एक्ट? दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है और दोनों अपने अकॉर्डिंगली चलता है। हम कहते हैं कि साहब कोई चीजें अब दोनों को मिला के हम पढ़ेंगे, हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि हम पहले सेक्शन फिनिश कर ले फिर हम ऑर्डर फिनिश कर रहे हैं, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि भाई हम अपील पढ़ रहे हैं, अपील अगेंस्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 104 पढ़ेंगे सीपीसी का, 105 पढ़ेंगे, फिर वहां लिखता हुआ है कि एनी अदर ऑर्डर एज स्पेसिफाइड इनटू द कोड, फिर हम उसके लिए कहां चले जाएंगे, कोड में, हम रूल में चले जाएंगे, फिर ऑर्डर 43 पढ़ेंगे। तो दोनों चीज, मतलब जब हम चैप्टर को शुरू करेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, उसके कनेक्टेड सेक्शंस और प्लस रूल्स दोनों। नेक्स्ट पॉइंट पे, डिग्री। कोड पढ़ दिया, डिग्री मैंने आपको सारा समझा दिया है। डिग्री का डेफिनेशन कंप्लीट, लास्ट वाली क्लास ही बिल्कुल डिग्री के ऊपर थी। और जिसको डिग्री मिला उसको हम कहते हैं डिग्री होल्डर। 1 मिनट। जिसके फेवर में डिग्री जा रही है, जस्ट मिनट, गवर्नमेंट लीडर्स, डिग्री होल्डर। So means any person in whose favor a decree has been passed, that person is called what, decree holder. Or an order capable of execution has been made, even that person is also called a decree holder. See, there is certain order of the court, though it doesn't determine the right of the parties, डिटरमाइन नहीं करी कंक्लूसिव, लेकिन ये एक ऑर्डर है। अब आप चाहते हो उसको एग्जीक्यूट करवा दे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूं, नॉर्मली कोर्ट ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट कॉस्ट लगा दिया कि साहब आप WS नहीं फाइल किए हो, हम आपको कॉस्ट लगाते हैं 10,000 का, और कॉस्ट लगा के हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं WS फाइल करने का। क्लियर है यहां तक? तो 10,000 का कॉस्ट किसको लग गया, डिफेंडेंट को, तो वो 10,000 मिलेगा किसको, 10,000 किसको मिलेगा, प्लेंटिफ को मिलेगा। 10,000 का कॉस्ट लगा, ये क्या हो गया, ये ऑर्डर हो गया। अब ये 10,000 की रिकवरी कैसे होगी, 10,000 की रिकवरी कैसे होगी, किसी ने काम किया तो बताओ। अगर कोर्ट ने 10,000 का कॉस्ट लगाया तो इसकी रिकवरी कैसे करेंगे, हाँ? Any way out how to recover that rupees 10,000? नहीं किया होगा क्या, सिविल कम करा है, क्रिमिनल में भी लगता है कॉस्ट, और क्रिमिनल में इस पे सीपीसी का ही प्रोसीजर चलता है। सीपीसी मोर वाइडर देन सीआरपीसी। तो कॉस्ट की रिकवरी अगले डेट पे जज को ही कहते हैं कि जज साहब कॉस्ट की रिकवरी करवा दीजिए, और अगर अपोजिट पार्टी कहता नहीं है पैसे, तो जज क्या करेंगे, कुछ नहीं करते, फिर बोलते नहीं, सिर्फ वो बोलते हैं कि करवा दो, कर दो, अगले डेट पे कर दूंगा, फिर अगले डेट पे बोलते हैं कर दो, नहीं करते, करते कुछ नहीं है फिर। लेकिन एक रास्ता है, आप उसकी एग्जीक्यूशन में भी जा सकते हैं, उस कॉस्ट की रिकवरी की अलग से एग्जीक्यूशन सूट फाइल कर दीजिए। अब तो रिकवर करवाना ही पड़ेगा, अब तो पुलिस वुलिस सब भेज देंगे उसको, अरेस्ट सब करवा देंगे, क्योंकि अब एक नया सूट फाइल हो गई है रिकवरी के ऊपर। सही है? तो नहीं, कंटेम्प्ट लगती है, लेकिन कंटेम्प्ट इनिशिएट करना पड़ेगा फिर उसके लिए। कंटेम्प्ट भी लग सकता है, ये भी हो सकता है, जज उसको हो सकता है कंटेम्प्ट नोटिस दे दे कि तुमने पैसे नहीं पे किए, तुम्हें कंटेम्प्ट नोटिस। लेकिन नॉर्मली ऐसे में नहीं करते हैं, ये छोटे अमाउंट पे ऐसे नहीं करते हैं फिर कंटेम्प्ट नोटिस, अदर बहुत सारे कंटेम्प्ट केस लग जाता है ना। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप उसकी एग्जीक्यूशन फाइल कर दो,
और जब आप उसके एग्जीक्यूशन फाइल करते हैं तो एक सेपरेट, अब वो तो जज के ऊपर एक हेडेक बन जाता है कि एक और केस उनके ऊपर आ गया सर पे, डिस्पोज ऑफ करो। अब उसको कहते हैं पैसे दो, नहीं पैसे भेजो दोगे तो जेल भेजते हैं तुम्हें, अब वो पैसे निकाल के देगा। ये जो आपने सूट फाइल किया, जो ऑर्डर आपको मिला 10,000 कॉस्ट लगी हुई थी, इसको भी क्या कह देंगे, ये भी डिक्री का पार्ट कहलाएगा। सही है, दैट्स व्हाई इट सेड दैट और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। ऑर्डर जो कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन है, हम उसको भी क्या कह दिए, इवन दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज आल्सो कॉल्ड द डिक्री। नहीं क्या हाँ, हर एक डिक्री ऑर्डर होती है, ठीक है। दिस वन, तो डिक्री मीन्स एनी पर्सन, डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन whose favor a decree has been passed or any order capable of execution has been made. This one, districts means the local limit of the jurisdiction of the principal civil court of original jurisdictions. चलिए, डिस्ट्रिक्ट का डेफिनेशन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूट वही फाइल होती है जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट होती है। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट है तो यहाँ जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज होती है, उसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में सूट की फाइलिंग होगी। तो डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या हुआ, लोकल लिमिट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, जहां तक उनका अपना लोकल लिमिट डिफाइंड है। और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस, दिस वन, और जो भी लोकल लिमिट्स में इंक्लूड हो जाती है, हाई कोर्ट का हो गया तो हाई कोर्ट का जो अपना लोकल लिमिट हो गया। अगर हम हाई कोर्ट के लिए कहें तो हाई कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट्स पूरे सिस्टम आ जाता है उनका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उसके अकॉर्डिंग आ जाती है। क्या पूछ रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट, मेट्रोपॉलिटन तो अब कुछ नहीं होता है ना, मेट्रोपॉलिटन सीपीसी में तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है, और सीआरपीसी में हुआ करता, अभी है सीआरपीसी में, लेकिन बीएनएसएस में मेट्रोपॉलिटन खत्म हो गया। नहीं, सीआरपीसी के सेक्शन 8 में मेट्रोपॉलिटन एरिया बताया गया है जहां का पॉपुलेशन कितना हो। हाँ, अब तो ये पता, अब तो मैटर भी नहीं है, अब तो जब बीएनएसएस आया है उसमें क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया का है ही नहीं, खत्म, गायब। तो कॉन्सिक्वेंटली मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो है अब नहीं होंगे। 1 जुलाई के बाद दिल्ली के कोर्ट में जितने भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हैं तो पोस्ट क्या हो जाएगा, खत्म। तो उनकी नौकरी गई नहीं, वो क्या बन जाएंगे अब वो क्या बन जाएंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बन जाएंगे। मतलब उनके घर नाम कोर्ट रूम के आगे जो लिखा हो ना, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सो एंड सो, तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट आगे क्या कर देंगे, उनको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट हो गया। फॉरेन कोर्ट, फॉरेन कोर्ट का भी अपने आप में बहुत मायने है इसमें, क्योंकि सेक्शन 12 और सेक्शन 13 जो पढ़ोगे वो फॉरेन कोर्ट के बारे में ही है। कई बार कुछ डिग्री फॉरेन कोर्ट से लेते हैं तो उसका इंडिया में क्या वैलिडिटी है, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड एंड वाइफ अमेरिका गए, वहां डिवोर्स ले लिए, तो क्या वो डिवोर्स इंडिया में वैलिड है या नहीं है, तो हम पढ़ेंगे कि फॉरेन कोर्ट से रिलेटेड पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे सिंपली कहा गया है कि फॉरेन कोर्ट मीन्स a court situated outside India and not established or continued by the authority of the central government. That was. चलो आज यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट में हम सीपीसी को अभी आगे और